हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देखना है अपना आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट डेट। ठीक है, तो पहला नहीं देखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं से शुरू कर लो क्योंकि मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट ही होता है, कोई सा भी चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फ्रीडम्स टू सिटीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अंडर विच क्लॉज कैन द स्टेट इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम। आर्टिकल 19(1)(a), 19(2), 19(3) या फिर 19(6)। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, क्योंकि आपको कोई भी जो पावर है या फिर राइट फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं दी गई है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 356, 360, 368 या फिर 370। तो सभी को पता होगा आर्टिकल 368 बताता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट रेक्टिफिकेशन से, जो भी चीजें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बात चलती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी पर्पस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 227। आंसर तो आप लोग इसका ओके, तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट की पावर दी गई है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स of parliament state legislature on grounds of defection is governed by which schedule of the constitution। 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th या फिर 11th। तो इस ट्रिक को याद रखना, दल बदल का जो कानून है वो 10th में है, तो दल का मतलब 10 हो जाता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, दल बदल वाला एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, assault or use of criminal force to a woman with intent to outrage her modesty is punishable under which section of the BNS 2023? सेक्शन 74, 76, 78 या फिर 80। आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 74 में वुमन की मोडेस्टी वगैरह के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज देखनी है। अगर आप लोग आईपीएस लॉ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कर ही रहे हो तभी वीडियो देख रहे हो, तो और आप लोगों को नोट्स की जरूरत है, नीड होगी, तो मेरे पास एक बंडल है, प्रिपरेशन बंडल, जो मैंने तैयार किया है। उसमें रिवीजन नोट्स मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के नोट होंगे। और दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज, 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन ईच होंगे। और मोस्टली बैंकिंग लॉ पे फोकस किया है, क्योंकि बैंकिंग लॉ का ही हमारा एग्जाम है। तो और इसमें अभी एक ऑफर चल रहा है, जो 50 जो जल्दी पहले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 349 का ये उनको नोट्स का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 50 के बाद में जो बच्चे आते हैं उनको 399 का पड़ेगा। कैसे मिलेगा, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, चाहे ये स्कैन कर लो, फिर भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही पहुंच जाओगे। वहां पे आप मेरे से बात कर सकते हो और वहां पर आप जो है नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई और क्वेरी वगैरह हो तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, voluntarily causing hurt is made punishable under which section of the BNS 2023? सेक्शन 110, सेक्शन 115, 118 या फिर 120। तो आपको ये पता होना चाहिए, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट वाला जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और ये ऑप्शन बी है, सेक्शन 115 में ये दिया गया है। ठीक है, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन इज डील्ड विद अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023? सेक्शन 351, 354, 356 या फिर 358। तो आई होप सबको पता होगा डेफर्मेशन क्या होता है। डेफर्मेशन दो प्रकार का होता है, स्लैंडर और लेवल। लेवल का मतलब मैंने बताया था कि जो वीडियो की फॉर्मेट में या फिर पैम्पलेट वगैरह की फॉर्मेट में होता है। स्लैंडर मतलब स्पोकन होता है, बोलकर। ठीक है, और इसका आंसर हमारा सेक्शन 356 में डेफर्मेशन को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज डिफाइंड एंड मेड पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस? तो 349 सेक्शन या फिर सेक्शन 351 या सेक्शन 353 या फिर सेक्शन 355। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया गया है, और पहले 503 से 506 में था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, as per section 25 of the Indian Contract Act 1872, an agreement made without consideration is void except in certain cases such as an agreement made verbally between strangers या in writing registered and out of natural love and affection between near relatives या for sale of movable goods या फिर between minors। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि इन राइटिंग रजिस्टर्ड एंड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेटिव्स, ठीक है। तो इसमें कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट deals with the obligation of a person who has received an advantage under a valid contract, an agreement discovered to be void or a contract that becomes void या a withdrawing agreement या फिर a contract of guarantee, ठीक है। तो आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा एन एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी void और a contract that becomes void, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, और बाकी सेक्शन 65 तो उसमें डायरेक्ट में भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जनरल रूल दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promise is stated under which section? सेक्शन 37, सेक्शन 40, सेक्शन 56 या फिर सेक्शन 62। तो आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर है सेक्शन 37 में ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को अपने रिस्पेक्टिव प्रॉमिस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। प्रॉमिसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे वरना आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग इसकी पीपीटी मिल जाए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बाकी ज्वाइन कर लो उसमें, वही सारी चीजें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सेक्शन 172 या 182 या फिर 202 या फिर 211। तो एजेंट दिया गया है हमारा सेक्शन 182 में, ठीक है। एजेंट क्या होता है वो अगर नहीं पता है तो ठीक से पढ़ाई करो, एजेंट को पता होना चाहिए कौन होता है एजेंट। मैं सब बताने नहीं बैठा हूँ अभी यहाँ पे क्योंकि हमारा ये मॉक टेस्ट चल रहा है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? सेक्शन 220, सेक्शन 230, सेक्शन 240 या फिर सेक्शन 255? ओके, तो आंसर दीजिए आप लोग इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन करता है, कंपनी जो इस एक्ट या किसी पुराने कंपनी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो। एक चीज याद रखना है, कंपनी दो प्रकार की कंपनी कई प्रकार की होती है, बट कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, कंपनी एज अ पर्सन ट्रीट की जाती है, ठीक है, जिस पर केस किया भी जा सकता है और जो खुद भी केस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स अ कंपनी मस्ट होल्ड इन अ कैलेंडर ईयर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? 149 सेक्शन या फिर सेक्शन 173 या सेक्शन 179 या फिर 184? आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 173 में कंपनीज की 4 बोर्ड्स मीटिंग की जाती है, ठीक है। याद रखना ये बात भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आंसर इसका 4 बोर्ड मीटिंग्स है और सेक्शन 173 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या की मैनेजरियल पर्सनल सच एज सीईओ, सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? 149, 173, 196 या फिर 203? ओके, तो इसका आंसर हमारा की मैनेजरियल पर्सन 203 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस committed by banking companies under the Banking Regulation Act 1949 are primarily covered under which section? सेक्शन 36 AD या फिर सेक्शन 46 या 47A या फिर 46 47A? आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 46 एंड 47A, ठीक है। याद रखिएगा बैंकिंग कंपनी बैंकिंग लॉ से रिलेटेड है तो इसको आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश रिजर्व विद एनी नेशनलाइज्ड बैंक, आरबीआई और इनकी कैश, सेबी या फिर नाबार्ड? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आरबीआई और इन कैश में उनको रखना पड़ता है, ठीक है, जो परसेंटेज आरबीआई बताते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
provisions of Banking Regulation Act were extended to cooperative banks primarily through which section? सेक्शन 51, 56, 22 या फिर 35 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग से ही इन्होंने शेड्यूल बना रखा है और सेक्शन 56 में इसकी बात की गई है। शेड्यूल शायद 5 है या चैप्टर 5, मेरे को इतना याद नहीं, एक बार जरूर पढ़िएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 5? तो आरबीआई एक्ट को एज अ बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया है और ये कहाँ पे सेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सेक्शन लिख लीजिए कीजिए कॉपी में ताकि आप रिवाइज कर सकें, बार बार कहाँ आप भटकेंगे फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीम्ड नॉमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स that RBI is authorized to issue are specified under which section of RBI Act? सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26 या फिर सेक्शन 28? ओके, तो दो चीज याद रखिएगा, सेक्शन 24 में ये दिया गया है, ठीक है। करेंसी नोट्स की डिनोमिनेशन जैसे 2, 5, 10,000 तक के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से आरबीआई बना सकता है, ठीक है, 10,000 से ऊपर के नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ऑब्लिगेशन टू ट्रांजैक्ट द banking business of the central and state governments is provided under which section of the RBI Act? Section 17, Section 20, Section 21 and Section 45. आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 20 में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चेक इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 13? तो याद रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, तो तीनों चीजें डिफाइन की गई हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो चेक है हमारा 6 नंबर पे और बिल ऑफ एक्सचेंज शायद 4 पर है या प्राइमरी प्रॉमिसरी नोट है, ये याद एक बार जरूर चेक करिएगा क्योंकि 4, 5 और 6 की सीरीज आती है और ये तीनों ही पूछ सकता है, इसलिए इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इंडिकेटेड बाय टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस इज डील्ड विद अंडर which section of the NI Act 1881? सेक्शन 123, सेक्शन 126, 131 या फिर 137? तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 123 में ये दिया गया है जनरल क्रॉसिंग, ठीक है। जनरल क्रॉसिंग होती क्या है, मान लो ये चेक है तो इसमें ये क्रॉसिंग कर देते हैं, ये क्रॉसिंग मानी जाती है, टू पैरेलल लाइन या फिर लाइंस होती है वो, तो उसके अलग अलग मतलब होते हैं, जो मैंने बैंकिंग एनआई एक्ट की जो सीरीज थी, वन शॉट की वीडियो थी, उसमें बताया था, ठीक है, एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंकर हु इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्ट्स पेमेंट फॉर अ कस्टमर ऑन अ चेक टू विच द कस्टमर हैड नो टाइटल इज प्रोटेक्टेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 118, 128, 131 या फिर 138? ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 131 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील्स फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल jurisdiction are governed by which section of CPC 1908? 96, 100, 104 या फिर 115? आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 96 में दिया गया है फर्स्ट अपील का प्रोविजन, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 96 है और 100 है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स इज गवर्न्ड प्राइमरीली बाय व्हिच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी? ऑर्डर 20, 21, 22 या फिर 23? तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स पास होते हैं ऑर्डर 21 में, ठीक है, याद रखना। और इसमें रूल्स 106 हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो जरूर याद रखना, जैसे 32 हो गया और 96 हो गए, ये कई सारे रूल्स हैं, एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस आर शेप्ड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ सीपीसी? 148, 149, 151 या फिर 152? तो सिंपल सी बात है, अगर आप जुडिशरी दी है आपने या फिर लिटिगेशन करते हो तो आपको पता होगा सेक्शन 151 में दिया गया है इनहेरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम ऑफ कोर्ट। इसमें ये बोला गया कि जो भी चीजें डिफाइन नहीं है सीपीसी में और जस्टिस के लिए जरूरी है वो इसके अंदर आ जाती है, न्यायालय उसका यूज कर सकता है, ठीक है, उस पावर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द BSc 2023 a confession made to a police officer is generally treated as fully admissible against the accused या फिर not to be proved against the accused या फिर automatically conclusive proof of guilt या फिर relevant only in cases। तो आप तुरंत ही लगा दोगे नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज, बिल्कुल सही बात था, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब भी किसी अक्यूज ने कोई चीज एक्सेप्ट की, ठीक है, और वो चीज बरामद भी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड माना जाएगा। जैसे अक्यूज ने बोला कि मैंने एक खून मर्डर किया था और मैंने चाकू जो था वो बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ से 3 किलोमीटर छुपाया था, 3 किलोमीटर दूर छुपाया था, और वहां पर पुलिस जाती है, वहां पर बरामद हो जाता है चाकू। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि चाकू उसी ने यूज किया था, उसी ने मर्डर किया था। मर्डर भले ना हो प्रूव, बट चाकू उसी ने यूज किया था, ये बात प्रूव हो जाएगी। ऐसे करके पूरी चेन बन जाती है, और ये एक्सेप्शन जो है रूल जो है ये हट जाता है सेक्शन 25 वाला, ठीक है। सेक्शन 25 नहीं 23 है, ठीक है। सेक्शन 25 तो इंडियन एविडेंस एक्ट का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिनियंस ऑफ पर्सन्स स्पेशली स्किल्ड इन अ सब्जेक्ट लाइक फॉरेन लॉ, साइंस और हैंडराइटिंग आर रेलेवेंट अंडर द BSc एज डायरेक्ट एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हेयरसे एविडेंस। तो स्किल्ड की बात हो रही है, स्किल्ड मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा, तो इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन की बात रही जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजम्पशन दैट अ चाइल्ड बर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज or within a certain period after its dissolution is legitimate is provided under BSA as a presumption relating to legitimacy of child, death, ऑनरशिप या फिर गुड फेथ। तो जब वैलिड मैरिज थी या फिर मैरिज डिसोल्यूशन हुई थी, उसके 280 डेज के विदिन कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, उसी पर्सन का माना जाएगा, ठीक है, उसके हस्बैंड का। तो यही बात था, और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्म्स फॉर पब्लिक इशू राइट्स issue and preferential issue of capital by listed unlisted companies as governed by which regulations, ICDR, LODR, SCST या फिर डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ICDR, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, याद रखना इसको। सेबी के कई सारे एक्ट्स हैं, तो उसमें एक एक नजर मार लेना और वन शॉट देख लेना कहीं पर मिल जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाइक वेंचर कैपिटल फंड्स, हेज फंड्स and private equity funds are regulated under which SEBI regulations? SEBI mutual funds, SEBI AIF, SEBI portfolio management या फिर SEBI merchant bankers। तो आंसर दो आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा SEBI AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आ जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। Next question is SEBI's power to register and regulate stock exchanges and intermediaries of the securities market is provided under which section of the SEBI Act 1992? Section 4, 11, 12 या फिर 15? ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 11 में ये बात दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट, if the borrower fails to discharge liability after the demand notice, the secured creditor may take measures including taking possession of the secured asset, filing a criminal FIR directly, अरेस्टिंग द borrower या फिर अटैचिंग द borrower सैलरी डायरेक्टली। ओके, तो इसमें आप फंसोगे जरूर, बट इसको याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लेना, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो ये PPT मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, ठीक है। और इसका आंसर है टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो उस पर लोन लिया था, तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे वो, ठीक है, पोजेशन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, registration of security interest created by secured creditors to prevent multiple financing frauds is done through the central registry established under SARFAESI, commonly known as CRSAI, Civil, MCA या फिर NSDL। तो इसका आंसर हमारा CERSAI, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a transaction other than a capital account transaction including payments for foreign trade and remittances for living expenses is called a current account transaction, capital account transaction, derivative transaction या फिर hedging transaction।
तो आप लोग इसका आंसर बताओ। ओके, तो इसका आंसर हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है, पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन इसीलिए दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज सच एज अ बैंक इज कॉल्ड एन ऑथराइज्ड डीलर, रजिस्टर्ड ब्रोकर, नोडल एजेंसी या फिर क्लियरिंग मेंबर। सिंपल सी बात है, इसको ऑथराइज्ड डीलर बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय अ फाइनेंशियल डेटर creditor is filed before the NCLT under which section of the IBC? तो सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 33? आप लोग बताइए आंसर। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 12 of the IBC, the corporate insolvency resolution process shall mandatorily be completed within how many days from the date of admission? B for extension 90 days, 120 days, 180 या फिर 170 days? ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, और इसका आंसर हमारा 180 डेज, ठीक है, और 90 दिन तक और बढ़ाई जा सकती है इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द टीपीए? सेक्शन 54, 58, 105 या फिर 122? तो आपने पढ़ा होगा टीपीए, तो आपको पता होगा कि लीज कहाँ पर दी गई है। लीज को दिया गया है 105 में। लीज होती क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट लीज होता है, उसको बेचा नहीं जाता, ना ही गिरवी रखा जाता, बस उसके बदले में रेंट मिलता है और लीज दे दी जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी की। और उसमें क्या करता है, पर्सन रह सकता है, एंजॉय कर सकता है, जिस भी पर्पज के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ द टीपीए 1882 lays down the general rule of transferability of property along with registration procedure, exception what property cannot be transferred, स्टाम्प ड्यूटी रेट्स या फिर कोर्ट फी फॉर ट्रांसफर सूट? सेक्शन 6 याद नहीं तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है हमारा एक्सेप्शन व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है, सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, बट कुछ ऐसी है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इसमें याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज ए जनरल रूल कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एसआरए? A contract for sale of mobile property या contract that involves continuous performance requiring constant court supervision या contract for sale या फिर contract for delivery of goods? तो याद रखना इसमें कोर्ट की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी और रिवीजन जो सुपरविजन है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, पर्सनल पर्सनल जो है क्वालिफिकेशन पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं किया जा सकता इन्फोर्स, अगर उस व्यक्ति वो व्यक्ति जो है उस स्थिति में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सके, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने आर्ट किसी को बनाने को दी, कोई पेंटर है आर्ट बनाने को दी, अब हुआ क्या कि उसके जो है हाथ कट गए, अब वो नहीं बना सकता आर्ट, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है इस इन्फोर्स कराओ, नहीं करा सकता न्यायालय। दो तीन चीजें याद रखना, ठीक है, तीन शायद इसमें पॉइंट्स हैं वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी बेस्ड ऑन टाइटल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एसआरए? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 34 या फिर सेक्शन 38? ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 5 में दी गई, ठीक है। और अगर उसके पास पोजेशन है तो जो टाइटल है तो उसके आधार पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है। और सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, सेक्शन 6 में बोला गया है टाइटल नहीं है बट पोजेशन से फिर भी निकाला गया है, बिना लॉफुल प्रोसीजर अपनाए तो फिर वो पोजेशन ले सकता है, ठीक है। और सेक्शन 7 और 8 में यही चीज है बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेस इप्सा लैक्विटर मींस, कई बार करा चुका हूँ, फिर से देख लो, द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, ठीक है, कैसे घटना खुद ही अपनी नेग्लिजेंस का प्रूफ देती है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस that did the Supreme Court hold that procedure established by law under Article 21 must be fair and just and reasonable, expanding the scope of the right to life? ए के गोपालन, मेनका गांधी या ईश्वरनंद भारती या फिर एस आर बोमई? आंसर दो।
ओके, तो इसका आंसर हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और पढ़ लेना इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, कई सारे एग्जाम्स में आता ही है, ये तो फेमस केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 the bar on filing a suit, appeal or application after the prescribed limitation period is provided under which section? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 29? आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 3 में बार ऑन फाइलिंग अ सूट, एप्लीकेशन और अपील दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईटी एक्ट सिविल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 70 या फिर सेक्शन 72? आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 43। सेक्शन 43 याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेक्शन 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपल्सरी registrable document is that it becomes criminal offense automatically, cannot be used as evidence of the transaction affecting immovable property, या becomes automatically void या फिर has no effect at all? ओके, तो इसका आंसर हमारा कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड इज जनरली ऑटोमेटिकली वॉइड या फिर इनएडमिसिबल इन एविडेंस सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, क्रिमिनल ऑफेंस या फिर वैलिड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन? तो मैं बता देता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ड्यूली स्टाम्प नहीं है तो उसमें क्या करना होता है, वैसे तो इनएडमिसिबल ही रहता है, बट उसमें ना आपको वैलिड कराना पड़ता है, उसमें फीस जो भी रह जाती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। और ये बात याद रखना, इनएडमिसिबल इन एविडेंस और सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वही है कि आप प्रॉपर फीस देंगे, पेनल्टी देंगे तो आपका जो स्टैम्प है वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अबाउट द क्वालिटी, standard or grade of goods services made to promote sale amounts to deficiency in service, unfair trade practice, restrictive trade practice या फिर प्रोडक्ट रिकॉल? ओके, तो इसका आंसर हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। अब बताना 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दूसरी बात, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या फिर कोई और चीज है वो बता देना कमेंट में, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो आप, भाई समझो अपना। और ये हमारा लॉ प्रिपरेशन का बंडल है, इसमें बात की थी, फिर से देख लो सारी चीजें, ठीक है। और व्हाट्सएप कर देना नोट्स चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।